इंडियन सरकार के 27 साल बार बार कोशिश करने के बाद फाइनली वुमेन रिजर्वेशन बिल भारत की संसद में पास हो गया। इस बिल की वजह से महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल जाएगी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में सुनने के बाद आपके मन में यह तो सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस बिल में क्या है, यह कब से लागू होगा और यह बिल इतने सालों से पास क्यों नहीं हुआ, क्या यह हमारे देश के लिए अच्छा है या नहीं। आइए समझते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी ही पास हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा राजीव गांधी के समय से चल रही है। लेकिन पहली बार वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड एच.डी. देवगौड़ा की सरकार साल 1996 में वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई, लेकिन उस समय की सरकार एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी और सभी की सहमति नहीं होने के कारण यह बिल पास नहीं हो पाता। वहीं लालू यादव और मुलायम यादव की पार्टी इस बिल का जोर शोर से विरोध कर रही थी। इसके बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 1998 से 2003 के कार्यकाल के बीच 4 बार इस विधेयक को पेश किया गया, लेकिन सरकार इसे पारित नहीं करवा सकी और आखिरी बार इस बिल को 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार इसे राज्यसभा में पेश करती है और यह बिल 2010 में राज्यसभा से पास हो जाता है। लेकिन इस बिल को कभी भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता, जिससे यह बिल उस समय पास ही नहीं होता। इसके बाद फाइनली इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को इस विशेष सत्र में पेश किया जाता है, जहां यह बिल फाइनली पास हो जाता है। लेकिन खास बात तो यह है कि इस बिल को किसी भी राज्यसभा मेंबर्स ने अपोज नहीं किया और लोकसभा में केवल 2 सदस्यों ने इसे अपोज किया और भारी सहमति से यह बिल पास हो गया। 215 नोज 0 abstention 0. The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. A historic achievement. Congratulations. इस बिल के पास होते ही इस बिल का क्रेडिट लेने के लिए सभी पार्टी सामने आ गई, चाहे वह बीजेपी हो या कांग्रेस। मैं इतना ही कहूँगी, हम बार बार कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और वो मुमकिन कर दिखाया नरेंद्र भाई ने, जो 75 साल से इस देश में नहीं हुआ। आज भारतीय राजनीति में सबसे सुनहरा पृष्ठ लिखा गया है महिला के अधिकारों के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मैडम, महिला आरक्षण अपना है। लेकिन आखिर इस बिल में है क्या? आसान भाषा में समझाऊं तो इस महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें रिजर्व कर दी जाएगी। इस बिल के 33% कोटे के अंदर ही ST/SC कोटा भी शामिल है, लेकिन इसमें OBC कोटे को मिस कर दिया है। साथ ही इस विधेयक में यह प्रस्तावित है कि हर आम चुनाव के बाद रिजर्व सीट बदल जाएगी, यानी यह प्रोसेस रोटेशनल बेसिस पर काम करेगी। यह बिल यह भी कहता है कि ये रिजर्वेशन केवल 15 सालों के लिए रहेगी। साथ ही यदि संसद चाहे तो इस बिल की अवधि को और लंबा कर सकता है, जैसे ST/SC रिजर्वेशन की अवधि को बढ़ाया जाता है। पर ये बिल अभी इतने जल्दी लागू नहीं हो रहा। दरअसल इस बिल को अभी इम्प्लीमेंट करने में 2 प्रॉब्लम है, सेंसस और डिलिमिटेशन। दरअसल हर 10 साल में हमारे देश में सेंसस होता है। पिछला सेंसस साल 2011 में हुआ था और इस बार का सेंसस 2021 में होना था, लेकिन इसी बीच कोरोना टपका और कोविड के चलते ये सेंसस लेट हो रहा है। गवर्नमेंट के अनुसार यह सेंसस साल 2024 के अंत तक ही समाप्त हो पाएगा। इस सेंसस के बाद हमें देश की आबादी पता चलेगी, क्योंकि संविधान के अनुसार हर स्टेट को लोकसभा सीट उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेगी। इसी को डिलिमिटेशन कहते हैं और यह डिलिमिटेशन का काम 2026 से 2028 तक पूरा होगा। इसके बाद में ही यह बिल लागू हो पाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये बिल देश और महिलाओं के लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं। आज लोकसभा में करीब 14%, राज्यसभा में केवल 10% महिला सांसद है। 1952 में जब देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो करीब 5% महिला सांसद थी, यानी 70 सालों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन की संसद में 2 से 3% महिला सांसद थी, जो आज 30 से 32% है। पर यह तो डेवलप देश है, लेकिन इस मामले में तो इंडिया से पिछड़े देश भी इंडिया से आगे हैं। कहीं दूर ही क्यों जाना, अपने पड़ोसी देशों को ही देख लेते हैं।
पाकिस्तान की 336 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है और बांग्लादेश में 330 सीटों में से 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। वहीं नेपाल की स्थिति तो और अच्छी है। नेपाल ने तो 2007 में ही अपनी संसद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी थी। लेकिन क्या सच में वुमेन रिजर्वेशन बिल से ऑन ग्राउंड महिलाओं की स्थिति में सुधार आ पाएगा या ये केवल एक और समस्या बन जाएगा? चलिए दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं। हमारे देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की राजनीति में महिलाओं की संख्या बहुत कम। इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत की राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे राजनीति में जेंडर इक्वलिटी आएगी। साथ ही महिलाएं अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस को वुमेन्स राइट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आदि के डिसीजन मेकिंग में उठा पाएगी। वहीं कुछ लोग इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है और यह बिल मेरिटोक्रेसी को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि यह बिल पूरी तरह जेंडर के आधार पर सीट रिजर्व करता है। विरोधियों का मानना है कि राजनीतिक पदों को केवल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एबिलिटी के आधार पर कमाया जाना चाहिए, लेकिन इस बिल के बाद महिला अपनी क्षमताओं के आधार पर नहीं चुनी जाएगी, बल्कि कोटा पूरा करने की फॉर्मेलिटी के रूप में चुनी जाएगी। ऐसी जगह पर लीडर तो महिला होगी, लेकिन उनका काम परिवार के दूसरे पुरुष करेंगे, जिससे वह केवल कागजों पर ही जनप्रतिनिधि होगी। भारत में वुमेन रिजर्वेशन बिल एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। हालांकि इसका टारगेट जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबा दें।